Assalamu alaikum. Welcome to ऑनलाइन लर्निंग सेशंस। इस सेशन में हम सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशंस के अंदर हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बेसिक थ्योरीज के ऊपर बात की थी और कुछ हमने प्रॉपर्टीज भी जो है ना वो प्रोबेबिलिटी की डिस्कस की थी लास्ट सेशन के अंदर। इस सेशन में हम रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास दो मेन कंडीशंस हैं। एक हमारे पास कहलाती है आपके पास एडिटिव रूल की कंडीशन, ठीक है जी, और एक हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव रूल्स की कंडीशन। एडिटिव रूल्स जो होते हैं वो आपके कंप्राइज करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को, जिसको अभी हम फर्दर देखेंगे कि इसमें क्या कैलकुलेशंस आती हैं और इसका मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव रूल्स जो होते हैं आपके पास, उसके अंदर दो इवेंट्स काउंट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट और एक जो है वो आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द एडिटिव रूल, ठीक है जी। हम एडिटिव रूल की तरफ मूव करते हैं। एडिटिव रूल्स आपके पास जिसमें हमने दो इवेंट्स को कंसीडर किया, ठीक है जी। बेसिकली रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर एडिटिव रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो दो मेन इवेंट्स को कवर कर होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दो इवेंट्स कंसीडर किए। कंसीडर हमने इवेंट ए और इवेंट बी। एडिटिव रूल्स के अंदर जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है आपके पास क्या, कि जब हमारे पास एक इवेंट, जो हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पे दो इवेंट कंसीडर किए हैं, उसमें अगर हमने एक इवेंट ए अगर हमारे पास हो रहा होगा तो हमारे पास इवेंट बी जो है वो नहीं होगा। When event A occurs, event B will not occur and vice versa। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट हो और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास जो है वो दो इवेंट्स आ जाए, एक साथ दो इवेंट्स की बात हो, तो एक इवेंट जब हो रहा होगा तो दूसरे इवेंट के होने का कोई चांस नहीं होगा, ठीक है जी। या दूसरा इवेंट अगर पहले हो रहा होगा तो फर्स्ट इवेंट के होने का कोई चांस नहीं होता। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है जी। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं एडिटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आप एग्जाम्पल कोट करी है, टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11। अगर हम जो है वो दो डाइस रोल करते हैं तो वी नो दैट कि दो डाइस के रोल करने पे हमारे पास जो है वो टोटल 36 आउटकम्स जनरेट होती हैं। 36 आउटकम्स जो जनरेट होती हैं उसके अंदर अब प्रोबेबिलिटी की किस चीज की मांगी जा रही है कि सम जो है वो 7 का हो या सम जो है वो 11 का हो। अब ये जो अंडरस्टूड की बात है कि जब दो डाई रोल की जाएंगे और उनकी टॉप फेसेस के ऊपर अगर सम 7 आ रहा होगा तो सम 11 नहीं आ सकता, ठीक है जी। या अगर सम 11 आएगा तो सम 7 नहीं आ सकता। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो आपके पास दो इवेंट्स हैं, इवेंट सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11, ये दोनों एक साथ अकर नहीं कर सकते, ठीक है जी। जब ये दोनों इवेंट्स एक साथ अकर नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे और इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट है वो सेम है। टू डाइस आर रोल्ड, ये इनका एक्सपेरिमेंट है और इसमें दो इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं, दो इवेंट्स की बात हो रही है, सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11। तो ये सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11 आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कहीं पे मैच नहीं कर रहे, ठीक है। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब एडिटिव रूल के अंदर दूसरा मेन टाइप क्या होती है आपके पास, दूसरी मेन टाइप आपके पास क्या है, दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमने ऊपर दो इवेंट सपोज किए थे, इवेंट ए और इवेंट बी, ठीक है जी। एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर ये दो इवेंट्स हमने जो है वो सपोज किए ए एंड बी। अब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन एन इवेंट ए अकर्स अ पार्ट ऑफ इवेंट बी विल आल्सो अकर, ठीक है। यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जब हमारा इवेंट ए हो रहा होगा तो इवेंट बी का कुछ हिस्सा उसके साथ जो है वो हो रहा होगा,
या अगर इवेंट बी पहले हो रहा होगा तो इवेंट ए का कुछ हिस्सा जो है वो उसके साथ हो रहा होगा, विच मीन्स दैट कि इवेंट ए और इवेंट बी के अंदर जो है वो कोई चीज जो है वो दोनों में कॉमन आ रही होगी। जब हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को लिखते हैं तो एडिटिव रूल जो होता है उसके लिए हम और का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए भी हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी। और फिर हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वो प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों इवेंट्स के अंदर कॉमन आ रही होगी। ये माइनस करने का मकसद क्या है कि जो इवेंट ए और इवेंट बी में कॉमन प्रोबेबिलिटी होगी वो तो क्या होगी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के अंदर रिपीट होगी। यानी अगर कोई चीज इवेंट ए में भी है और बी में भी आ रही है तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जब मैं काउंट करूंगा तो वो उसमें भी इंक्लूड होगी, और इवेंट बी की जब प्रोबेबिलिटी काउंट करूंगा तो मैं वो उसमें भी इंक्लूड होगी। यानी इट मींस दैट कि ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जो है वो रिपीट हो जाएंगी। तो जो कॉमन प्रोबेबिलिटी होगी वो हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके एक दफा इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो कॉमन प्रोबेबिलिटी का इम्पैक्ट है वो यहाँ पे क्या होगा, उसकी रिपीटिशन खत्म हो जाएगी। ये कहलाता है हमारा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि अगर इवेंट ए हो रहा होगा तो अ पार्ट ऑफ इवेंट ए इवेंट बी भी उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा होगा, क्योंकि इवेंट ए और बी में कोई चीज कॉमन होगी। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल क्या कहती है इसकी, टू डाइस आर रोल्ड। अब एग्जांपल सेम हो गई, एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डाइस आर रोल्ड, ठीक है जी। तो टोटल आउटकम हमारे पास 36 जनरेट होंगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और सेम फेसेस, ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है सवाल कि एक्सपेरिमेंट तो क्या है कि टू डाइस आर रोल्ड हो गए, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद जो है वो सवाल ये कह रहा है कि एक इवेंट उसमें कहा है कि उसने सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 हो, ठीक है जी, या सेम फेसेस हो, ठीक है जी। अब सेम फेसेस का मतलब क्या है, सेम फेसेस की आउटकम तो 6 हो सकती हैं, एक 1 1, एक 1 2, एक 1 3, एक 1 4 और एक 1 सॉरी, एक 1 1, एक 2 2, एक 3 3, एक 4 4 और एक 5 5, एक 6 6। सेम फेसेस तो ये 6 पॉसिबल हैं टू डाइस आर रोल्ड के अंदर। एक इवेंट आपके पास क्या है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों नंबरों का, दोनों डाइसेस की जो टॉप फेसेस आ रहे हैं उन सबको दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या हो जाए, उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल जो है वो 5 का बनता है नंबर। लाइक कि अगर मैं एक पे 2 आ रहा है और एक पे 3 आ रहा है तो 2 + 3 जो है वो 5 का मल्टीपल है, 5 बन जाएगा। 2 + 3 का मतलब 5 टोटल बनेगा और 5 जो है वो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 1 और 1 आ रहा है तो 1 और 1 जो है वो सम करने से 2 जनरेट करेगा, तो 2 इज नॉट अ मल्टीपल। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, 5 5 जो है, 5 5 अगर हम प्लस करते हैं तो 5 5 प्लस करने में टोटल आएगा 10, और 10 जो है वो 5 का मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक कॉमन आपके पास जो है वो एक आउटकम जो है वो कॉमन भी आ रही है। अब जरूरी नहीं कि एक ही आउटकम कॉमन है, 2 आउटकम्स या 3 आउटकम्स या 4 आउटकम्स भी कॉमन आ सकती हैं। बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे इवेंट ए और इवेंट बी इन दोनों में कोई चीज जो है वो क्या होगी, कॉमन होगी। तमाम चीजें कॉमन नहीं है, कुछ चीजें इसके अंदर कॉमन होंगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम किसके ऊपर, हम आते हैं मल्टीप्लीकेटिव रूल्स के ऊपर। मल्टीप्लीकेटिव रूल में क्या कहता है वो आपसे, मल्टीप्लीकेटिव रूल के अंदर हमारे पास दो मेन इवेंट्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं और एक कुछ जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। अब हमारे पास कंसीडरिंग जो है वो इवेंट ए और बी तो हमने सेम रखा है, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कहता है कि जब हमारे पास कोई दो इवेंट सक्सेशन में हो रहे हो, ये जो दो इवेंट्स की बात हो रही है, ये दो इवेंट्स जो है वो किसी एक एक्सपेरिमेंट से ही हो रहे होंगे। जितने भी रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं आपके पास, वो हमेशा एक एक्सपेरिमेंट में से दो आपके पास जो आएंगे वो इवेंट्स की बात हो रही होगी, ठीक है जी। जब एक एक्सपेरिमेंट से दो इवेंट्स की बात होगी तो वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का सवाल होगा। अब यहाँ कहता है कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव रूल्स के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव रूल के अंदर क्या है, आपके पास इवेंट आ जाता है दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ये जो दो आपके पास इवेंट ए और बी ऊपर कंसीडर किए हैं वो दोनों आपके पास जो है वो ऑन सक्सेशन हो रहे हैं। सक्सेशन का मतलब क्या है कि पहले इवेंट ए होगा,
देन उसके बाद इवेंट बी अकर होगा, दैट इज कॉल्ड इवेंट्स ऑन सक्सेशन। अब अगर इवेंट ए के बाद जब इवेंट बी अकर हो, ठीक है, और इवेंट बी पे इवेंट ए का कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, यानी इवेंट ए आपका फर्स्ट अकर हो जाए और इवेंट ए अकर होने के बाद फिर जो है वो इवेंट बी अकर हो, और इवेंट बी के अकर होने में कोई उसके ऊपर इवेंट ए का इफेक्ट ना आ रहा हो, तो इट मींस कि इवेंट बी जो है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट ए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम शो करते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी से, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो उनकी कैलकुलेट की जाएंगी उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनकी एक तरह से कॉमन प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुदा है। A bag contains 5 red balls and 7 blue balls, ठीक है। एग्जाम्पल में 2 balls are drawn on succession, 2 balls are drawn on succession means back to back, पहले एक बॉल ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, फिर उसके बाद फिर दूसरी बॉल ड्रॉ करेंगे। What is the probability of getting a red and a blue ball, ठीक है जी, ये both red balls if the ball is replaced, ठीक है जी। अब देखिए आप कि हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर 12 बॉल्स है, 5 रेड 7 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। 2 बॉल्स जो है वो हमने ड्रॉ करी ऑन सक्सेशन, यानी एक के बाद एक ड्रॉ करी है। एक बॉल ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसको रिप्लेस करना है, फिर सेकंड बॉल ड्रॉ करनी है, ये सवाल में मेंशन है लास्ट लाइन के अंदर, इफ द बॉल इज रिप्लेस्ड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने क्या किया, जब पहली बॉल जो है वो मैंने ड्रॉ करी, ठीक है जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेड एंड ब्लू। जब मैं पहली बॉल ड्रॉ करी, मैंने उसका कलर नोट किया, कलर नोट करने के बाद जो है वो मैंने उसको बॉल को दोबारा बैग में रिप्लेस कर दिया। तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थी बैग के अंदर वो चेंज नहीं हुई, ठीक है जी। 12 बॉल्स थी, 12 बॉल में से मैंने एक बॉल ड्रॉ करी, देन उसका कलर नोट करके उसको मैंने दोबारा बैग में रिप्लेस कर दिया। तो नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो बैग में जो 12 थी वो 12 की 12 रही दूसरी बॉल को ड्रॉ करने के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि सेकंड बॉल को ड्रॉ करने के लिए उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मींस के दे आर बोथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है जी। अब आ जाते हैं किस पे, डिपेंडेंट इवेंट पे। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब ही क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट जो है वो नाम से जाहिर हो जाता है कि जब हमारे पास इवेंट ए और इवेंट बी सक्सेशन पे हो रहे होंगे और पहले हमारे पास इवेंट ए होगा, ठीक है, और इवेंट ए होने के बाद फिर सेकंड इवेंट इवेंट बी होगा, और इवेंट बी पे जो है वो इवेंट ए का कुछ इफेक्ट जो है वो शो हो रहा हो, तो इट मींस कि यहाँ आपके पास क्या है कि ये कहलाएगा आपके डिपेंडेंट इवेंट्स, जिसको हम कहेंगे कि सेकंड इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट इवेंट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इवेंट के होने के बाद उसमें कुछ चीजें की तब्दीली आएगी जिसका असर जो है वो दूसरे इवेंट पे पड़ेगा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब ये डिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव रूल के लिए हम एंड या आपका इंटरसेक्शन को यूज करते हैं। इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने जो है इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। बी ओवर ए का मतलब क्या है कि बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है जी। डिपेंडेंट इवेंट के अंदर क्या हो जाएगा कि जो बी की प्रोबेबिलिटी है हमने जो इंडिपेंडेंट के अंदर लिखा था ऊपर जब हम दिखा रहे हैं आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर हमने दोनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया था, बट डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमने सिंपल कैलकुलेट की है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमने सिंपल कैलकुलेट नहीं की है, हमने यहाँ पे मेंशन किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है। ये आपके पास कहलाएंगे क्या, डिपेंडेंट इवेंट। हमने वही एग्जांपल जो है वो क्या की है, वही एग्जांपल कोड करी है, ठीक है जी, जो हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ली थी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो एग्जांपल थी पूरी वही कोड की है, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या हो गया आपके पास, देखिए इससे लास्ट लाइन में फर्क हो गया, इफ द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, यहीं से आपको जो है उसका फर्क समझ में आ जाएगा। टोटल मेरे पास थी 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, यानी टोटल बैग में थी 12 बॉल्स। मुझे निकालनी थी, चेक करनी प्रोबेबिलिटी रेड है या ब्लू, पहली रेड और फिर ब्लू।
तब मैंने फर्स्ट बॉल को ड्रॉ किया, तो फर्स्ट बॉल ड्रॉ करने में क्या आ जाएगा, फर्स्ट बॉल ड्रॉ करूंगा तो मैं 12 आउट ऑफ 1 जो है वो मैंने एक बॉल ड्रॉ कर ली, और लास्ट लाइन की कह रही है द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, तो फिर मैं वो बॉल जो है वो बैग में से निकालने के बाद उसको बैग में वापस रिप्लेस नहीं करूंगा। अब जो मेरी नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो बैग में रिमेनिंग है, अब वो कितनी हो गई, वो बन जाएंगी 11, क्योंकि 12 में से मैं एक बॉल ड्रॉ कर चुका हूं, तो अब मेरे पास क्या होगी, एक बॉल जो है वो कम हो जाएगी टोटल में से। तो जो सेकंड ड्रॉ होगी, सेकंड ड्रॉ में अब टोटल बॉल जो है वो 11 काउंट होंगी। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट इवेंट के होने के बाद सेकंड इवेंट के ऊपर जो है वो फर्स्ट इवेंट का इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो गया, उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया। इसलिए वहां पे क्या होगा, आपके पास ये शो किया जाएगा कि इट विल बिकम द डिपेंडेंट इवेंट, यानी सेकंड इवेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होगा किसके ऊपर, वो सेकंड इवेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होगा वो फर्स्ट इवेंट के ऊपर। ठीक है जी, ये कहलाएगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड दी डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट के अंदर ही से जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेवलप होती है। यहाँ जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही थी, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंडेंट ऑफ ए, ठीक है जी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंडेंट ऑन ए का मतलब क्या है कि जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है आपकी ए एंड बी की, उसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर दूं। यानी डिपेंडेंट इवेंट के अंदर ये जो आपके पास डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो उसी से ड्राइव होती है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए कैलकुलेट करने के लिए कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को इंडिविजुअल ए की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें, ठीक है जी। या अगर वाइस वर्सा कर दें हम कि इवेंट ए के बजाय इवेंट बी पहले होगा, तो इवेंट अगर बी पहले होगा तो ए के ऊपर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो मैं उसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिपेंडेंट ऑन बी, ठीक है जी। उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है जी। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है विच लीड्स फ्रॉम द डिपेंडेंट इवेंट्स। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है वो एक बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही जो है वो समझने के ड्राइव किया गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो रिवर्स हो जाए, रिवर्स होकर अगर जो है वो आपसे प्रोबेबिलिटी मांगेगा, तो उसके अंदर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। बेस थ्योरम जो है वो बेस करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है आपके पास, यानी समझ लें कि आपके पास कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है, कोई सवाल की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी सवाल की अगर आपको गिवन होती है, ठीक है, और उसमें ही जो है वो उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर रिवर्स करके पूछ लिया जाए, तो वहां हमें इस्तेमाल करना होता है बेस थ्योरम को, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास कि अगर हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटीज और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज जो है वो गिवन होती हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल को नहीं करेंगे, तब तक आपको बेस थ्योरम जो है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। 20% of male workers and 40% of female workers of an organization are readers of magazine, ठीक है जी। 20% मेल वर्कर्स हैं और 50% फीमेल वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि हमारे पास क्या है, मैगजीन के रीडर हैं, ठीक है। ये कंडीशनल आपके पास वैसी प्रोबेबिलिटी जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको एक तरह से गिवन है यहाँ पे, ठीक है जी। कि मेल भी हैं और रीडर ऑफ मैगजीन भी हैं, और फीमेल भी हैं और रीडर ऑफ मैगजीन भी हैं, ठीक है। मेल वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर 70%, ठीक है जी। अगर मेल वर्कर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में 70% हैं, a randomly selected worker is found to be a reader of the magazine, what is the probability that he is a male? यानी आपके पास जो है वो पहले 20% ऑफ मेल वर्कर्स बता रहे हैं कि रीडर ऑफ मैगजीन है, और 40% ऑफ फीमेल वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की रीडर ऑफ द मैगजीन है, ठीक है। टोटल ऑर्गेनाइजेशन में 70% लोग हैं। अब अगर एक वर्कर हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आपके पास उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिवर्स कर दिया है, और वो पूछ रहा है कि अगर हम रैंडमली एक वर्कर को सिलेक्ट करें, तो हमें वो देखना है कि वो रीडर ऑफ द मैगजीन हो, और उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है कि वो मेल हो,
यानी मेल रीडर जो है वो तो आपके पास 20% थे यहाँ पे, बट यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसने आपको जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट को जो है वो पलट दिया है। यानी यहाँ पे उसने पहले आपसे जो है वो कहा कि एक रैंडमली सिलेक्टेड वर्कर जो है वो रीडर ऑफ द मैगजीन हो और उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि वो मेल हो, यानी रीडर ऑफ द मैगजीन गिवन दैट ही इज अ मेल। ये आपके पास क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को उसने पलट दिया। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जब हम इसकी प्रैक्टिस में आएंगे, तो बेसिकली ये बेस थ्योरम को समझने के लिए आपको ऊपर जो हमने जो कुछ एडिटिव रूल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल्स पढ़े हैं, जब तक आपको उसकी थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आपको बेस थ्योरम समझने में थोड़ा इश्यू होगा। जब आप मल्टीप्लिकेटिव रूल्स को ग्रिप कर लेंगे, तो बेस थ्योरम फिर आपको जो है वो ये जो आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटीज और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कहलाती हैं, ठीक है जी, कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट का रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो रहा है, पलट रहा है, वो आपको उस वक्त क्लियर होगा जब आप जो है वो मल्टीप्लिकेटिव रूल्स को जो है वो अच्छी तरह से ग्रिप कर लेंगे, ठीक है जी। आई होप कि इसमें आपके जो है वो एडिटिव रूल्स और मल्टीप्लिकेटिव रूल्स की कंफ्यूजन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा बहुत आपको जो है उसकी थ्योरी जो है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। बेस थ्योरम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, आपके पास थ्योरी आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है सामने, आप उसको पढ़ सकते हैं। बट फिर मैं अगेन यही कहूंगा कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव रूल को सॉल्व कर लेंगे, तो वहां आपके सॉल्यूशन करने के बाद फिर जब आप बेस थ्योरम के सवाल को देखेंगे, तो फिर आपको जो है वो इसमें जो है वो प्रॉब्लम फेस करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपका जो है वो हम नेक्स्ट सेशन, जब नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करेंगे, उसके सवालों का अगर हम इसमें एक वीडियो जनरेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिसमें हम जो है वो इन तमाम चीज़ों के एक एक सवाल को जो है वो कवर करें, ताकि आपको जो है वो इससे जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी डेवलप हो सके। आई होप कि जिसमें इस सेशन के अंदर आपको जो है वो एडिटिव रूल, मल्टीप्लिकेटिव रूल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर होंगे। बेस थ्योरम जो है वो सेंट्रल लिंक है, जब वो वहां तक आप पहुंच जाएंगे, तो बेस थ्योरम जो है वो इंशाल्लाह आप जो है वो वहां से उसके बाद आप बेस थ्योरम को समझना जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आई होप कि ये जो आपका सेशन होगा, ये हमारा सेशन जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप जो है वो जो भी आपके पास काम हो, इसके अंदर आप जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो पूछ सकते हैं इस सेशन के लिए। थैंक यू।